प्रकाश नरवाल, पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्री अभिषेक सोनवाल और पुलिस आयुक्त बल्लभगढ़ श्री अनिल कुमार के कुशल मार्गदर्शन में थाना सेक्टर 7 के अंतर्गत जैन थाना सेक्टर 7 के सहयोग से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे बीच हैं इंस्पेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि श्री सिटीजन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं एंड सेफ्टी के बारे में हमें बताएंगे। फिर है हमारे पास सुरेंद्र सिंह जी ASI, जो कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम और रोड सेफ्टी के बारे में हमें जानकारी देंगे। फिर है हमारे साथ आज श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो कि एंटी ड्रग्स एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पुलिस विभाग से आए वक्ताओं व अन्य सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारे प्रधान जी श्री रविंद्र कुमार जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। पाठ पर विराजमान गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरे पास श्री ओम प्रकाश जी का फ़ोन आया था कि हमें एक जागरूकता अभियान के तहत कुछ वक्तव्य रखने हैं, उसके लिए स्थान की आवश्यकता है। आपका ये स्थान उपलब्ध हो सकता है क्या? देखिए, ये स्थान तो उन सबके लिए उपलब्ध है जो इस देश के राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, चारित्र निर्माण में लगे हैं। तो सहज स्वीकृति देना मेरा कर्तव्य था। बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे बीच पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अपॉइंटेड ये पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। किन विषयों पर वक्तव्य रहेगा, शेफाली जी ने क्लियर कर दिया है। बहुत आवश्यक है उनके बारे में जानकारी रखना। कुछ कानूनी दाव पेच होते हैं जो हमें नहीं पता, कुछ हमारे अधिकार होते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। पुलिस सहयोग के लिए हमारे लिए है, वो सब हम उनसे सुनेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं और वीरेंद्र कुमार जी जो पगड़ी बांध के बैठे हैं, ताऊ जी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। कॉलेज का बच्चा इनको देख करके डरता है, और ये डर, ये खौफ होना भी चाहिए जनमानस के मन में। ये डर नहीं होगा पुलिस का तो अराजकता अपनी जगह ले लेती है। आज जैसा कि महाराज साहब ने बताया कि ये संयोग है, श्री मयाराम जी महाराज साहब, उनका स्मृति दिवस है। और आप ये देखिए, एक मान्यता जनरली रहती है कि जैन धर्म जैन लोगों का है, कुछ व्यक्तियों का है। जैन लोगों का है ये तो ठीक है, उसके अनुयायी एक पर्टिकुलर कास्ट के मान लिए जाते हैं। अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे और समझेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान महावीर या उससे पहले से आज तक ये किसी जाति विशेष का धर्म नहीं रहा है, और खासकर उस जाति विशेष का तो नहीं जिसे हमने वैश्य कम्युनिटी के रूप में जाना है, बनियों का, अग्रवालों का। बनिया और अग्रवाल तो एक ऐसी समझदार कौम है जिसे सस्ते में, फ्री में अच्छी चीज कहीं भी मिल जाए वो ले लेती है। उन्हें लगा कि ये साधु संत, इनसे बढ़िया साधु संत कहाँ मिलेंगे। पैसा ये लेते नहीं, नंगे पाँव चलते हैं, खर्च इनका जीरो है, लाइट पंखा ये प्रयोग नहीं करते, जिस स्थान पे रुकेंगे कुछ समय के लिए रुकेंगे फिर आगे चल देंगे। तो उनको ये साधु संत बिल्कुल मन को भा गए और ये वो इनके पीछे लग गए और इनके एक तरह से फॉलोअर बन गए। ये समझदारी थी इस कम्युनिटी की। अगर देखा जाए तो ये क्षत्रियों का धर्म है, ठीक है। अब मयाराम जी महाराज साहब जो हमारे इस संघ के, इस संघ से साध्वी जी बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं, उस संघ के गच्छाधिपति सबसे बड़े हैं, सिरमौर हैं
बड़ौदा गांव में जन्म हुआ, चहल गोत्र से हैं। भाई किशन जी भी आए हैं, एक बार खड़े होना, अब बड़ौदा से ही हैं। अभी इनकी बेटी का एडमिशन होना है और इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि हमने दिया कि ये जैन है, ये जैन है, इन्हीं के गांव से है, इन्हीं के गोत्र है, इनके परिवार से है। तो ऐसी पूरी लंबी लिस्ट है। हमारे गौतम स्वामी, जिनको भगवान महावीर का दर्जा है, बराबर का दर्जा है, ब्राह्मण वंश से, हम जो भोजन अभी नीचे करेंगे उसको हम नाम देते हैं गौतम प्रसादी। यानी इसलिए नाम दिया कि गौतम स्वामी के पास इस तरह की लब्धि थी, जो उनका उपासक था उसने उनकी उपासना करते हुए अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस की। ये लब्धि थी, इसलिए हम अपनी किचन का नाम दे देते हैं गौतम प्रसादी, उनका प्रसाद है। ये धर्म समझने और जीने की चीज़ थी। और ये जैन जो इतने चालाक हैं, उनको लगा कि अगर ये सड़कों तक चला गया, बाहर चला गया, तो तुमसे छूट जाएगा। मैं तो कई बार कहता हूं कि इनके मन में कहीं पता नहीं क्या ईर्षा भाव है या क्या है कि इस धर्म को ये सड़कों तक नहीं लेके गए। नहीं तो ये जन जन का धर्म रहा है। आप सभी का स्वागत है, आप आए हैं, आपको कई मंचों पर सुनने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है। और अभी बिना विलंब के मैं आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए वीरेंद्र जी को बुलाऊंगा। वो आएंगे, अपना वक्तव्य भी रखेंगे और अपने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी देंगे। वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी गुरु समाचारी का पालन कर रहे कहते वक्त, तो आप बोल सकते हैं, वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। भगवान महावीर जी की जय। जय। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज हम बड़े बड़े महाराज और साध्वी जी के सानिध्य में एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। शायद पुलिस की पाठशाला इतने साफ सुथरी जगह और इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवों के अंदर हम ये पाठशाला लगा रहे हैं। ना तो हम ये पाठशाला स्लम बस्तियों में भी लगाते हैं। ये पुलिस की पाठशाला की क्यों जरूरत पड़ी? एक समय वो भी था जो हमारा देश गुलाम था, वो भी बहुत बड़ी समस्या थी। बड़े क्रांतिकारी बीच में आवाज उठाई, आप जैसे बुद्धिजीवी सामने आए, भाई ये जो अंग्रेज हैं हमारे देश को गुलाम कर रहे हैं और हम गुलामी की गुलाम है और हम खुले हवा में भी सांस नहीं ले सकते। तब आवाज उठी, युवा जवान उठे, जगह जगह मीटिंग हुई, भाई अंग्रेज बाजू हमारे देश में छोड़ गया। सीने पर गोली खाई, 36 बिरादरी ने एक आवाज उठाई और अंग्रेज हमने बचा के छोड़े। आज हम स्वतंत्र हैं। अब 15 अगस्त जो हमने मनाया, 78 झंडा हमने फहराया। इतने सालों से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज ये जो जिस माहौल में हम खड़े हैं, जैन समाज के इसके अंदर संस्थापना जिसने की बहुत अच्छी की। लाइट बिजली के बगैर भी देखो कितना अच्छा हमारे को सुकून मिल रहा है। 10 मिनट लाइट चली जाए पूरा संसार में बेचैनी फैल जाती है, पर इस संस्था में आने के बाद में लाइट नहीं होती तो भी हमारे को सुकून मिल रहा है। तो मैं तो बड़ा बधाई के पात्र मानता हूँ। और हम सब मिलकर एक आवाज में ये बोलेंगे कि चुप्पी तोड़ेंगे, खुल कर बोलेंगे। क्यों? हमारे समाज में कई ऐसी बुराइयां हैं जिसको पुलिस की पाठशाला लेकर के आपके सामने आई। आज हर घर के अंदर कहीं ना कहीं नशा है और कुछ ही घर ऐसे हैं जो बच रहे हैं। और जो घर नेक नीति से समाज में कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहे, छोटे बड़े का मान सम्मान कर रहे हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, वो सारे अब साध्वी जी ने कहा वो सभी जैन समाज से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जो बुराइयां हमारे देश में है वो इस समाज का भी काम है और हमारे साधु महात्माओं का भी यही काम है
कि जो बुराइयां हमारे देश में पड़ रही हैं उनको हम कैसे खत्म करें। आज पूरे विषय के अंदर हम चर्चा करते हैं, करोड़ों आदमी नशा करके मरते हैं। नशे के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, दारू है, सुल्फा है, गांजा है, भांग है, धतूरा है, स्मैक है, कोकीन है, चिट्टा है, स्मैक है, इंजेक्शन है। और आजकल जो चाइना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सारे देश ये चाहते थे कि ये वापस गुलामी की तरफ क्यों जाए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इस तरीके के बना रखे हैं, अगर आप अपने बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखोगे वो पैक दिखाई देगा और वो नशे का उपकरण है। कई ऐसे चाबी के छल्ले हैं जो गाड़ी जो हम चलाते हैं, उन छल्लों के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे चीज़ें हैं जो माँ बाप को पता नहीं लगते, और माँ बाप के सामने भी वो उस नशे को कर लेते हैं और परफ्यूम जैसी महक आती है, जिससे हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 20 लाख आदमी या बच्चे हर साल मौत के घाट उतर जाते हैं। और लाखों बच्चे और हमारे पेरेंट्स जो बड़े हैं जो उस कार्यों को करते हैं वो मरने की कगार पर लाइन में लग रहे हैं, जो कि हॉस्पिटलों में उनका उपचार चल रहा है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के देखें, वहाँ पर आपको आज आपने हॉस्पिटल खोला है, अगले दिन हॉस्पिटल में लाइन लग जाती है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो हमारे साधु संत या हमारे आचार्य जी गुरुकुल जितने भी हमारे खुला करते, वो उपचार के कारण हमारे शरीरों की नशे खोल दिया करते और उन्हीं के कारण नशा छूट जाया करता। जैसे जैसे हम धार्मिक जितने भी हमारे मठ हैं उनसे हम दूर होते गए और अच्छी जगह बैठना बंद किया और संस्कार हमारे अंदर धीरे धीरे खत्म होते गए। इसी प्रकार हमारे बीच में बीमारियां फैलती गई, माँ बाप का सम्मान टूटता गया, दादा दादी की जो सेवा हुआ करती वह नहीं होने लगी। और आज इस कगार पर हम आ गए हैं, हमारा खुद का बेटा भी हमारे से बात करके राजी नहीं है, क्यों? वो भी एक अलग कमरा चाहता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह आई, कहीं ना कहीं वो नशे के लिए आदी हो चुकी है। हरियाणा पुलिस ने एक निर्णय लिया, जो आदमी हमारे समाज को खोखला करेगा, जो हमारे समाज की युवा शक्ति को खराब करेगा, क्यों नहीं जो ड्रग्स बेचते हैं, नशा बेचते हैं, क्यों नहीं हम उनके मकानों को तोड़े। हरियाणा पुलिस ने यहाँ फरीदाबाद में ऐसे ऐसे गैंगों को तोड़ा है जिसकी 20-20, 22-22 लाख रुपए एक दिन की शायद गांजे की सेल। मच्छी मार्केट थी हमारी यहाँ, उन्हें बहुत बुरा हाल था। हमारे बड़े लेवल के अधिकारियों ने वहाँ कैंप लगाया, पब्लिक इकट्ठी की, जागरूक किए और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनके मकान तोड़े। 20-22 हो गया तो आपने वही तोड़ी है अपने मच्छी मार्केट के अंदर। उसके अलावा जो भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है, ये नहीं सभी नहीं होते। हर गांव में कोई एक आदमी हो गया, कॉलोनी में एक आदमी हो गया, या कोई सेक्टर के कोने में कहीं ऐसी जगह बैठा है, तो हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। चुप्पी ना तोड़ने का कारण है कि हमारा जो ये जो नशा ये हमारी पछीत में भी आ गया है, ये हमारा होल है। यहाँ सारे ऐसे बुद्धिजीव आते हैं जो कोई भी गलत काम करते डरते हैं, सारे राष्ट्रीय हित में काम करें जितने भी यहाँ बैठे हैं। पर यहाँ ये जितने भी मकान है, किसी न किसी मकान में नशा जरूर चल रहा है। जब वो नशा हमारी पछीत में आ गया तो आज नहीं तो कल वो हमारे घर में भी है। तो इसका हमने एक और भी नाम दिया है, खुल कर बोलो चुप्पी तोड़ो। इसमें कहते हैं कि हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो जो क्राइम कर रहा है, जो नशा बेच रहा है, वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा, उससे हमें डर लगता है। और कई बार सूचना मिलती है जब नशा बेचा वहां पर पुलिस भी खड़ी होती है। ऐसे ही पहले हम जैसे हमारा पुलिस का ताना बाना था, पीसीआर थी, राइडर थी, समय पर वो भी पहुंचती थी। पर एक जनता के दिमाग में ये होगा भी पुलिस समय पर नहीं पहुंच रही। कोई भी कहीं पर भी आप बात करना, पुलिस समय पर नहीं पहुंच रही। जैसे ही ये अपना इंटरनेट सिस्टम ज़्यादा बढ़ा और यार इसकी ज़्यादा वो हुई, तो हरियाणा पुलिस ने 112 निकाली। ये जैसे 112 पर आप फोन करोगे किसी भी बहन बेटी को, घर में, गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रास्ता बुरा भुला बोल है या उसका रास्ता घेरा है या कहीं जाम लग जाए, तो 112 पर आप कॉल करते हो। तो ये जो सीधी कॉल है सीधी चंडीगढ़ जाती है। चंडीगढ़ इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ हमने सारी बहनें बैठा रखी हैं जो वहाँ ड्यूटी करती हैं। जैसे भी आप 112 पर कॉल करोगे वो कहेंगे भी 8 दबाओ,
वो जैसे ही मैंने बोला कि 112 नंबर आपकी देर से हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो आप अपनी जो भी प्रक्रिया बताओगे। इतनी देर में हमारी 650 गाड़ियाँ हरियाणा के अंदर हैं, तो ये देखते भी कौन सी गाड़ी जहाँ पर ये पोल आई है कौन सी गाड़ी उसके नज़दीक है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपके पास में हमारी गाड़ी 2 मिनट से 15 मिनट तक का टाइम है, ज़्यादातर हमारी गाड़ी 5 से 6 मिनट में आपके पास पहुंच जाती है एज ए फर्स्ट एड। अब कानूनी प्रक्रिया है, उनसे थाना का एरिया है, उनसे आईओ की ड्यूटी है, वो अपने तरीके से उसको अपना हैंडल करता है। ऐसे ही 100 जो हमने ये जो नशा मुक्त अभियान जो हमने चलाया है, इसमें भी एक ऐसे ही हमने एक नंबर निकाला है। नंबर है 90-508 91-508 90-508 91-508। आप इसको अपने दिमाग में बिठाएं, फोनों में इसको इस नंबर को लिखे 90-508 91-508 9050891508। तो मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये एक ऐसा नंबर है, कहीं भी हमारे समाज में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का नशा बिक रहा है और आप उनको देख रहे हो, आप इस फोन पर सूचना दे सकते हैं। आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी 90-508 91-508 पर। दूसरा, इनमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो 100-200 आदमी के साथ डेली कहीं न कहीं फंक्शन में, प्रोग्राम में, ब्याह शादी में, जीण में, मन में कहीं न कहीं वो जाते रहते हैं। घर के जिम्मेवार सदस्य सारे बैठे हैं, तो कोई सी परिवार में कोई नशा ज़्यादा फैल रहा है और वो छूटता नहीं है, तो हमने यहाँ पर सेक्टर 14 में नशा मुक्ति केंद्र है, जिसकी दवाई फ्री दी जाती है और 1 महीने भी उसको एडमिट रखा जाता है। तो उसको मेडिटेशन, खान पान के जरिए, योगा एक्सरसाइज के जरिए, कुछ दवाई के जरिए उसको उसकी दवाई छपवाई जाती है। उसकी जो नशा लग रहा है, जो बीड़ी का है, सिगरेट का है, गुटखे का है, पान का है, तंबाकू का है या दारू का है, किसी भी प्रकार का जो नशा है उसको छुटवाया जाता है। कोई ऐसी चीज़ आज तक हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी, अगर 100 बीमारी है तो उसका 101 इलाज भी है। तो आपने तो अपने बच्चों को यहाँ ऐसी संस्था के साथ जोड़ दिया, जो बच्चे ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे और साध्वी जी और महाराजियों के, जैन समाज के, इनमें अगर वो सानिध्य में आगे, वो बच्चे तो ऑटोमेटिक ही नशा नहीं करेंगे। और हमारा काम है कि भी हमने अपने देश को बचाना है, हमने अपने आप को नहीं बचाना। हमने अपने आप को तो बचा लिया, अब हमने अपनी जनरेशन को बचाना है। हम दोबारा गुलामी की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ। तो आपका वही एक आहुति है कि आप कोई भी नशा बेचता है, उसकी सूचना 90-508 91-508 पर फोन करें। आपका इस समाज को एक अच्छी दिशा देने में बहुत ही बड़ा योगदान होगा और हरियाणा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ये किसी चौकी थाने में नंबर नहीं जाएगा, सीधा करनाल जाएगा। जैसे 112 का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ था, ऐसे नारकोटिक्स का इसका नंबर जो है 90-508 91-508 ये करनाल है। इसके जो हमारे मैन इसको जो हैंडल कर रहे हैं वो DGP रैंक के हैं और उस पर अवश्य ही कार्रवाई होगी। जो हमारे देश को, समाज को, युवा पीढ़ी को जो खोखला कर रहा है, हम किसी भी सूरत में नशे को बर्बाद तो हो रहा है, वापिस हम अपना वही हरियाणा बसाना चाह रहे हैं जो हमारा हरियाणा पहले घी दूध दही का खाना और देश हमारा हरियाणा से बड़ा अच्छा खान पान, हट्टे कट्टे, लांबे ठंडे, जवान छोरे, जवान बेटियाँ। अगर हम कहीं हमारी लड़ाई भी होती है, देश की सीमा पर भी सबसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते हैं और सबसे ज़्यादा मनोबल और हौसले हमारे हरियाणा के होते हैं कि वो कहीं पर भी जा लें, वो अपना वजूद छोड़ते ही हैं। पर ये नशे से बच गए तो जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम इस कार्यों को करें। इसके अलावा ये जब नशा कर रहे हैं तो गाड़ी भी चला रहे हैं। आज हम किसी भी ब्याह शादी फंक्शन में कहीं भी अच्छे कार्य में जा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा दारू परोसी जाती है। बड़े खुश होते हैं कि दारू नहीं चली तो कुछ सोच ले, चले कितना पैसा लगा दिया, बस वो संपन्न नहीं होया। और जो ढोल ताशे नगाड़े जो हमारे बाजा करते, बांसुरी बाजा करते, वो शुभ थी और वो रास्ते चलते भी थे। आज हमारे रास्ते क्यों टूट रहे हैं? वो हमारे रास्ते इसलिए टूट रहे हैं
क्योंकि शादियों में भी जश्न या बस्ती वहाँ नशा परोसा जाता है, इसलिए हमारे रिश्तों में भी गिरावट दिन प्रतिदिन आती है। वो जो भावनाएं जो है छोटे बड़े की इज्जत कदर वहीं से ही हमारी खत्म होने लग जाती है। इसलिए हमने कोई भी अच्छा फंक्शन या प्रोग्राम हो, ब्याह शादी हो, कोई भी हमारे घर में प्रोग्राम हो या बच्चे का जन्मदिन हो, तो आपसे भी से निवेदन है कि भी हमने कोई भी नशा रूपी घातक चीज है वो हमने उस प्रोग्राम में नहीं चलानी चाहिए। ये भी हमने एक प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर ये नशा करके रोड़ा पर लग रहे हैं, सड़क पर फिर मैं गाड़ी नहीं मैं चलाऊंगा, मैं नहीं मैं चलाऊंगा, तने के मेरा गाड़ी पर चल रहा है, फिर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोंग साइड निकलते हैं, तेज स्पीड में चलाते हैं, रेड बत्ती जब करते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर पर हेलमेट लगा के नहीं चलते, धूल मिट्टी आंखों में बढ़ जाती है, मक्खी मच्छर आंखों में बढ़ जाता है। जब चलाने वाला रात को चलाएगा ऐसे टाइम पर उसके आंख में मच्छर भी बढ़ गया तो उसको दिखाई नहीं देगा तो एक्सीडेंट होगा। कई बार स्पीड में ततैया भी लड़ जाता है, आंखों में बढ़ जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला ही उसके साथ एक्सीडेंट करेगा जब भी वो गिरेगा, वो ऐसे भी गिर जाता है। कई बार नील गाय भी सामने आ जाती है, कुत्ता बिल्ली भी आगे आ जाती है। तो जो हेलमेट जो लगाया जाता है वो कोई सरकार बुद्धिजीवी जो उसको तैयार किया है वो कोई बल तैयार नहीं किया। हमारे बीच में एसएचओ साहब आए हैं अभी, धन्यवाद सर आपका। और प्रकाश जी चौकी इंचार्ज हमारे बीच में पहले ही थे और सारी टीम हमारे बीच में है। तो मैं ये प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि हमारे रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं। कहीं ना कहीं हम समय से पहले घर से नहीं निकलते, जल्दबाजी के कारण हम फिर लेट होने के कारण कोई भी निर्णय गलत ले लेते हैं। कई बार हम निर्णय ले लेते हैं चल भाई रोंग साइड ले ले, कोई बात ना, रेड बत्ती और यह इंतजार नहीं करा जाता एक सेकंड का, इसको भी जंप कर ले। ये कई चीजें ऐसी हैं जिसकी बदौलत हमारा एक्सीडेंट होता है। और हरियाणा सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली जब ये 1.5 लाख आदमी डेली 500 आदमी मर रहा है, 5000 घायल हो रहा है, 1.5 लाख आदमी मर गया, 15 लाख आदमी घायल हो रहा है, एक दिन में 5000 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये गलतियां हैं। सरकार ने क्या करा, जो जुर्माना था जहाँ 100 रुपये का वो 1000 रुपये कर दिया, 500 का 5000 कर दिया, और जो पॉल्यूशन का 1000 था 10,000 कर दिया, जुर्माने 10 गुना बढ़ा दिए। और फिर बोले भाई नाबालिग बच्चे जो गाड़ी चला रहे हैं ना, ये तो और भी गलत है। तो इसमें क्या करा, जो नाबालिग बच्चे हैं उस नाबालिग बच्चे पर जुर्माना, उसके माँ बाप पर जुर्माना, और माँ बाप की जेल भी है। वो किस प्रकार का ऑफेंसर कितनी जेल है। तो सड़क पर देख कर चले। साध्वी जी का एक क्वेश्चन था, भाई वीरेंद्र जी, साधुओं के भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कलाकारों के भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और हमारी जो बड़ी बड़ी टीम है इंडिया की उसके लिए बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। क्यों? वो इंजॉय कर रहे थे, लंबे जा रहे थे, और ब्रेक के नीचे कांच का गिलास आ गया। वो स्पीड में जैसे वो टर्न करना चाह, ब्रेक मारना चाहते, नीचे गिलास आ गया और वो ब्रेक नहीं लगा पाया, पूरी टीम की टीम खत्म हो गई। तो मैं साधु जी से कहा, मगा जी मेरा एक निर्णय है, मैंने बड़ा सोच समझ गया, हमने टीम बनाई बुद्धिजीवियों की, उसमें निर्णय निकला जो एक्सीडेंट होते हैं ज्यादातर रात को होते हैं। आज आप यहाँ हो, कल आपका प्रोग्राम माने एमपी में हो, और परसों का प्रोग्राम आपका महाराष्ट्र में हो। आप 1500, 1100 किलोमीटर लंबे चलते हो, और कई बार आपने देखा होगा आप लंबी गाड़ी चला रहे हो, उसमें क्या है कि आप 500-600 किलोमीटर जा रहे हो, 100-200 किलोमीटर का ऐसा सफर आ जाता है। आप गाड़ी भी चला रहा है, ब्रेक भी मार रहा है, क्लच भी दबा रहा है, गेयर भी लगा रहा है, हैंडल ने भी घुमा रहा है, और ये कहता भी हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे कैसे आगे। वो जो बीच का जो दूरी थी, शरीर सारा काम कर रहा है, पर आगे तो कैसे आगे। तो इसका मतलब हमारी याददाश्त होगी, हमारा दिमाग सो गया। इसलिए आपसे भी मेरा हाथ जोड़ने की निवेदन है, आप लंबा सफर करो, 3 घंटे से ऊपर ज्यादा मत करो। 3 घंटे होने के बाद में कहीं भी चाय पियो, अपना हाथा में थोड़े छक्के छापके मारो, और थोड़ा हमें पता लगे भी हम कौन सी जगह खड़े हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, रास्ते का भी ज्ञान हो, जब हम आगे बढ़े। ना तो एक्सीडेंट हो ही हो। तो आप सभी को समय इस पर चर्चा हम कितनी कर सकते हैं। बाकी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है,
आप 112 पर तला करें। आपको समस्या है 112 पर तला करें। देश एक है तो नंबर भी एक है। ये कोई 20 नंबर 112 से ही जुड़े हैं। हर समस्या का एक इलाज 112। और कोई भी आपके सामने एक्सीडेंट होता है आप 112 फोन करिए। आप जो हमारी कमेटी है रोड सेफ्टी की, जो डीसी साहब के अंडर में काम करती है, वो डिसाइड करेगी, आपको 5,000 रुपये इनाम भी देगी। और आप ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं 5-5 हज़ार इनाम करके आप 3 बार भी महीने में ले सकते हैं। और अच्छा आप कोई एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देते हो तो फिर हमारी पूरे हरियाणा लेवल पर कमेटी ये गठित करती है। इस इंसान ने 112 नंबर पर सबसे ज़्यादा फोन किए हैं, इतने आदमियों की जान बचाई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको 1 लाख रुपये इनाम देती है। जागरूक रहें, सतर्क रहें, इसी में हमारी सबकी भलाई है। जो दूसरे का भला करेगा भगवान एक दिन उसका भी भला जरूर करेगा। सभी को राम राम, जैन समाज की जय। और मैं अपने गुरुजी इंदर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्कूल बोलते में हमने इनके सानिध्य में ड्यूटी करी है। इनने भी हमारे को जैसा आदेश दिया वैसा ही हमने काम करके इनको दिखाया है। इसलिए अपने गुरु लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। जय हर्ष हर्ष जय जय। हमारे बीच में श्री मनोज यादव जी गार्गे SHO है यहाँ पर, आपका स्वागत है, अभिनंदन। अब मैं श्री सुरेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका भी अपना एक विषय है जिस पर ये अपना वक्तव्य रखेंगे। सुरेंद्र जी हेलो, उषा महाराज को प्रणाम और सभी मेरे वरिष्ठ नागरिक, मेरे साथी युवा सभी को प्रणाम। जय हिंद। आज पुलिस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ताऊ जी ने कुछ विषय आपके साथ साझा किए और 2-3 विषयों पर मैं आपके साथ आज वार्तालाप करूँगा। एक विषय है साइबर क्राइम, जो रिसेंटली हम कोरोना से निकले हैं, इसी तरह हमारे समाज को जकड़ रहा है, एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें अब ये समझने की आवश्यकता है कि साइबर क्राइम है क्या। मैं आप लोगों में से किसी से पूछना चाहूँ, कोई आप में से बता दें कि साइबर क्राइम है क्या। इसको दोनों तरफ का कम्युनिकेशन बनाते हैं, एक तरफ का कम्युनिकेशन नहीं। आप लोगों के विचार आने चाहिए। जी साइबर क्राइम हम इसको मानते हैं जो फोन पे लैपटॉप पे हेराफेरी करते हैं, किसी के पैसे फ्रॉड कर दिया, कोई और क्राइम कर दिया, उद्देश्य से काम करने के लिए कोई भी कर रहा है। जी, हम तो इसको ही मानते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, पहले ताऊ जी ने बताया कि हम एक आज बहुत ही प्रबुद्ध लोगों के बीच में हैं। तो ये है कि साइबर क्राइम भी ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी उपकरण में हो। उसमें उपकरण आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, उपकरण का कोई भी इस्तेमाल हो, पर ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के माध्यम से हो वो साइबर क्राइम। क्योंकि बाकी अपराधों में जो भी अपराधी है वो फिजिकल मोड में है, चाहे चोरी है, डकैती है, मारपीट है, एक्सीडेंट है, उसमें जो अपराधी होता है वो फिजिकल मोड में है। साइबर अपराध में जो अपराधी है वो पर्दे के पीछे, हमें नहीं पता किस उम्र का है, छोटा है, बड़ा है, कहाँ से कर रहा है, फरीदाबाद से बैठ के कर रहा है, NCR से कर रहा है, या देश के किसी कोने से कर रहा है, या विश्व के किसी कोने से कर रहा है। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया को बड़ी एक छोटी बना दिया। वैसे बहुत है, पर इंटरनेट पर जुड़ने के बाद हम कहीं भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब एक अगली कड़ी आती है कि साइबर क्राइम हो क्यों रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आई है कि जो भी साइबर अपराधी हैं वो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। और 2 ही चीज़ों के कारण ये अपराध हो रहे हैं, लोभ लालच या डर।
किसी भी क्राइम को, साइबर क्राइम को आप उठा के देखिए, या तो वहाँ लोभ लालच मिलेगा, किसी चीज़ का लालच दिया गया होगा, या किसी चीज़ का डर। तो 2-3 उदाहरण मैं आपके साथ आज साझा करूँगा, क्योंकि हर दिन साइबर अपराध में एक नया तरीका आ रहा है। क्योंकि बाकी अपराधों में तो लिमिटेड है तरीके, पर साइबर अपराध में हर दिन एक नया तरीका है। जैसे लगभग सभी बड़े हैं तो उनके पास जो अमूमन फ़ोन आ रहे हैं, वो फ़ोन आ रहे हैं कि सबके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, तो फ़ोन आता है कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत पैसे जमा करा दें, उसका इलाज शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब बात बच्चों की आती है तो उस टाइम माता पिता बगैर कुछ सोचे समझे तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मेरे बच्चे की जान बच जाए, जैसे मर्जी बच जाए। वो अगर वहीं पर थोड़ा हम सतर्क हो जाएं तो हम एक अपराध से बच सकते हैं। सतर्कता कैसे? कि आपके पास आपके बच्चे, यानी आपके खुद के बच्चे हैं, नहीं तो काफ़ी बुजुर्ग हैं तो उनके पोता पोती नाती जाते होंगे, तो आपके पास आपके बच्चों के क्लास टीचर का नंबर, स्कूल रिसेप्शन का नंबर होना चाहिए। अगर भविष्य में इस प्रकार की कॉल किसी के पास आती है तो तुरंत आपको अलर्ट होना है कि कहीं ये साइबर फ्रॉड तो नहीं है। आवाज़ आ रही है सर मेरे पीछे? कोई बात नहीं। तो उसमें हमें ये देखना है, कहीं असलियत में भी हो सकता है, तो हमें तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके एक बार स्कूल में वेरीफाई कर लें। 1 मिनट में कोई ज़्यादा लेट नहीं होगा इलाज। स्कूल में वेरीफाई कर लें, 2 नंबर है, भाई मेरा बच्चा स्कूल आया है नहीं आया। अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है तो 1-2 कॉलेज फ्रेंड का नंबर होने चाहिए, बच्चों से पूछ लो भाई आज बच्चा कॉलेज आया है या नहीं आया है। अगर वहाँ भी नंबर नहीं मिल रहा तो वो जो फ़ोन करने वाला वो ये बताएगा किस हॉस्पिटल में है, तो उस हॉस्पिटल से वेरीफाई कर लें। अगर सही है तो आप पैसे जमा करा दें, अगर गलत होगा तो आप एक साइबर क्राइम से बच जाएंगे। एक आ रहा है आजकल, आप भाई जल्दी पैसे जमा करा दें, आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ये बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो एक नया तरीका स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी में हैं, लगभग सभी मोटर वाहन का प्रयोग करते हैं। कोई 2 पहिया करता है, कोई 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करता है। तो आप जगह जगह देखेंगे हमने कैमरे लगा रखे हैं। फरीदाबाद के अंदर 282 लोकेशंस हैं जहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं, और उन कैमरों से हम चालान कर रहे हैं। फिजिकल मोड में तो बहुत कम चालान हो रहे हैं, और डिजिटल मोड में काफ़ी चालान हो रहे हैं। तो वो मैसेज भी आता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में तो कहीं ना कहीं लेन देन जो पत्राचार का है वो सब डिजिटल हो चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको डिजिटली आ रही है। तो जिस वाहन जो पंजीकृत जिसके नाम से है, यानी कि जो वाहन मालिक है, उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके वाहन का चालान चलाई हो भी रहा है, पर नंबर जो सिस्टम में अपडेट होता है वो पंजीकृत मालिक का होता है। तो जैसे उसमें मैसेज आता है तो फ्रॉडस्टर्स ने इसका भी दुरुपयोग कर, क्योंकि जो भी चीज़ शुरू होती है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सेम फेक वेबसाइट्स बना दी और मैसेज भेज दिया। तो अब आता है कि हमारे पास जो मैसेज आया तो ये जेन्युइन है या नहीं है। भाई बिजली विभाग से आया, पुलिस विभाग से आया, भाई ये मैसेज जेन्युइन है नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो एक डोमेन है, आप सभी समझते होंगे, जो भी आप लिखते हैं जब कहीं भी वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं तो जो लास्ट में रहता है डोमेन नेम .gov.in .nic.in, क्योंकि जो IT मंत्रालय है भारत सरकार का, वहाँ से ये फिक्स कर दिया कि भाई इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना है। भाई सरकारी वेबसाइट्स हैं वो किस हिसाब से रहेंगे, जो भी सरकारी वेबसाइट रहेगी उनके लास्ट में .gov.in, पहले .nic था, कुछ में .nic.in भी है, पर लगभग अब सभी में .gov.in, .gov से गवर्नमेंट, .in से इंडिया, बाकी .com, .org, .co.in इनसे कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब वो फेक है, वो सरकारी मैसेज नहीं है। क्योंकि बिजली विभाग से, क्योंकि हम ये बिजली वितरण के हिसाब से हम दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ से जो मैसेज आएगा वो DHVBN.gov.in से आएगा।
तो एक छोटी ही जानकारी से, जागरूकता से हम ये पता कर सकते हैं जो मैसेज हमारे पास आया है वो जेन्युइन है या गलत है। ऐसे ही जब ये आपका चालान का मैसेज आएगा तो 2 पोर्टल से आता है। एक तो वाहन पोर्टल, क्या आता है एम-प्रीवेन एक नागरिकों के लिए पोर्टल स्टार्ट किया गया जहाँ पर आप ये ऐप भी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से बनाई गई है, जहाँ पर आप अपने वाहन की डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कब उसका इंश्योरेंस खत्म हुआ है, आरसी कब तक है, या उसका पोल्यूशन कब तक है, या उसके कोई चालान तो नहीं है। आप एम-प्रीवेन पे डाल के चेक कर सकते हैं। आप अपने लाइसेंस की वैलिडिटी वहाँ चेक कर सकते हैं। तो जितनी वाहन इस्तेमाल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी वहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वाहन पोर्टल और एम-प्रीवेन इनका आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। बाकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं प्रधान जी को शेयर कर दूँ, वो आप लोग सभी को सर्कुलेट कर देंगे। तो एक आ रहा है लोभ लालच, डर की प्रक्रिया मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब आता है लोभ या लालच, क्योंकि अब ये त्योहारी सीजन स्टार्ट हो रहा है, फेस्टिवल सीजन है, शादियाँ कब स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऑफर आते हैं कि कुछ भी सामान लेना है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेना है, मोबाइल के तौर पर ज़्यादा यूज हो रहा है, भाई ये मोबाइल सेल लगी है, आप क्लिक करें तो तुरंत आदमी अट्रैक्ट होता है। भाई 50,000 रुपये का मोबाइल 5,000 में कैसे आ जाएगा, तो थोड़ा हमें सोचने की होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो बैकएंड में APK है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, आपकी डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी डिटेल्स हैं, फिर वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं आपकी सोशल मीडिया पर। बाकी तो हम अपने घरों की चारदीवारी रखते हैं, घर में नहीं किसी को जागने देते, पर जो हमारी ऑनलाइन सोशल लाइफ है उसमें हम किसी को बगैर वेरीफाई के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर किसी से आप फिजिकली मोड में नहीं मिले हैं, आप परिचित नहीं हैं, तो अननोन कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करें। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि मैं अपनी सोशल लाइफ में आप एंटर कर जाओ, देख लो ओपन है। क्योंकि आप कोई भी एक फोटो अपनी सोशल लाइफ में डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो वो फोटो 22 तरह की आपकी निजी जानकारियाँ साझा करता है। अनजाने में भी कई गलतियाँ हम कर जाते हैं। अभी गर्मी की छुट्टियाँ भी थी, सभी घूमने के लिए गए होंगे, विद फैमिली गए होंगे, तो वहाँ जाके हम क्या करते हैं, तो तुरंत लाइव आ जाते हैं, हम फोटो डाल देते हैं कि विद फैमिली मसूरी है या विद फैमिली कुल्लू है या जहाँ भी आप गए हैं। तो साइबर फ्रॉडस्टर इस ताक में बैठे रहते हैं, वो रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं कि कौन कहाँ है। आप वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, वो पीछे से घर में इंजॉय कर जाते हैं, क्योंकि खुद हमने इन्विटेशन दिया, भाई हम तो वहाँ हैं, घर में कोई नहीं, आप आ जाओ। तो लाइव आने का काम है जर्नलिस्ट का, जो पत्रकार है, जिनको न्यूज़ दिखाना है। हम पत्रकार थोड़ी हैं। आप रिकॉर्ड करें, आने के बाद जैसे आपका गंतव्य जिस जहाँ भी आप गए थे वहाँ से आने के बाद आप अपने सोशल लाइफ में जो भी डालना चाहते हैं वो डालें, पर लाइव बहुत कम। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए भाई ये हमें दूसरों को दिखानी है, भाई कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसका हमें ऑन द स्पॉट बना, वहाँ आप लाइव आइए। जहाँ आपको पत्रकार का रोल निभाना है या जागरूक नागरिक का रोल निभाना, वहाँ जरूर लाइव आइए। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी अपनी सोशल लाइफ पब्लिक नहीं करें, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी चीज़ हमने डाल दी वो एक पब्लिक डोमेन में आ गया, वो हर किसी के लिए वो है। अब इसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर हर एक सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो पहले ट्विटर था एक्स प्लेटफॉर्म हो गया, और स्नैपचैट है, अलग अलग पेज हैं इस पर। तो यहाँ पर हर किसी ने अब, क्योंकि अलग अलग देशों के, भारत से भी सभी की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके ऊपर कर रही हैं, भाई इनको सेफ बनाएं। तो वो डेली अपडेट्स हैं, तो अपनी ऐप्स जो हैं उनको आप रेगुलर अपडेट रखें। हर कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखे, क्योंकि जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखेंगे तो मैसेज आपके पास आएगा, कोई आपके सोशल अकाउंट का मिसयूज नहीं कर पाएगा। रेगुलर इंटरवल्स पर उसके पासवर्ड बनाएं, और सभी का जो भी आपके अकाउंट अलग अलग सोशल मीडिया के आपने बनाए हैं, एक पासवर्ड न रखें, अलग अलग पासवर्ड रखें, और रेगुलर इंटरवल्स पे उनको बदलते रहें। तो यहाँ जो मैं कह रहा था कि लोभ या लालच, वो लोभ लालच दिया जाता है आपकी सोशल लाइफ से, क्योंकि हम कहीं न कहीं अपनी जानकारियाँ
पब्लिक डोमेन में ओपन कर देते हैं। तो वो रेगुलर हमें ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने के बाद फिर वो हमें जांचे में लेते हैं। पहले यही था, अब क्योंकि जो लोग लालच से करते हैं वो सारे फाइनेंशियल फ्रॉड पैसे के लिए कर रहे हैं। पहले उनका जामताड़ा उस मेवात में भी था, मेवात में पूरे इंडिया की सबसे बड़ी हमने स्ट्राइक की, साइबर स्ट्राइक, एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पकड़े, तो उनकी कमर तोड़ी। अब एक नया ट्रेंड हो रहा है, जितनी कॉल आ रही हैं वो इंडियन नंबर से या कुछ एक तो पाकिस्तान नंबर से आ रही हैं, पर वो अपने यहाँ नहीं है, वो सारी देश से बाहर। अब इस महीने लास्ट में अगस्त और सितंबर में जितने लगभग बड़े फ्रॉड हुए वो सारे कंबोडिया से बैठ पड़े हैं। यानी कि जो मध्य अफ्रीकी देशों में अब हैं कुछ अपने भाई बंधु जो अपराधी है वो चले गए हैं, बात वो करते हैं, नंबर हमारे इंडियन यूज़ हो रहे हैं और अकाउंट्स भी इंडिया यूज़ हो रहे हैं, पर वो पैसे सब बैठ के वहाँ से कर रहे हैं। तो थोड़ी ही सतर्कता और जागरूकता हमें बचा सकती है। जागरूक रहने के लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जरूर न्यूज़पेपर पढ़ें, 10 मिनट निकालें, क्योंकि हर दिन एक नया तरीका साइबर अपराध का है। हमारे पास जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है, कोई रजिस्टर्ड होता है, तो उस तरीके का उस दिन न्यूज़पेपर में बताया जाता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें और अपने आप को बचाएं। साइबर अपराध से सिर्फ और सिर्फ सतर्कता और जागरूकता ही हम आप बचा सकती है, क्योंकि हर किसी के एक जरूरी अंग हो गया है। मोबाइल फ़ोन के बगैर किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, कहीं भी आप चले जाए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, हम इसको दूर नहीं रख पा रहे। तो इसमें हमें सचेत रहना है और अननेसेसरी कोई भी लिंक हमें जो आ रहे हैं उनको हमें नहीं लेना। कुछ लिंक्स जो आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वो बैंकों की तरफ से भी आते हैं। एक नया अपराध तो इसमें आ रहा है, मान लो सबके घर में विद्युत के उपकरण है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं या बैंक का है तो गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ जो उन्होंने पेड ऐड देते हैं, जैसे आपने कस्टमर केयर का फ़ोन किया सबसे ऊपर जो नंबर आते हैं उन्हीं के आते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें जब भी आप कस्टमर केयर का कोई नंबर ढूंढते हैं तो आप उसी जिस बैंक का आपका अकाउंट है या जिस कंपनी का आपका उपकरण है उसी की वेबसाइट से आप नंबर लें। ऐसे ही जो ऊपर नंबर आ उस पर कॉल नहीं करें, क्योंकि वो फिर आपको एक साइबर अपराध में आप हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो हम आपको देना चाह रहे थे, इसमें आप बोल सकते हैं। अब अगली कड़ी आती है कि सर हमने तो पूरी प्रिवेंशन रखी थी पर फिर भी हमारे साथ साइबर अपराध हो गया, अब उस स्थिति में हम क्या करें। फाइनेंशियल केस में अगर पैसे का लेन देन जहाँ होता है तो तुरंत 1930 मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है। जितना जल्दी आप इस पर फ़ोन करेंगे उतने ज़्यादा चांस हैं कि आपके पैसे रिकवर हो जाए, क्योंकि ये नेशनलाइज सेंट्रलाइज हेल्पलाइन है। हर बैंक का अधिकारी इसके ऊपर नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं, पुलिस के बैठे हैं और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके भी सभी के अधिकारी इस पर बैठे हैं और ये 24 आवर काम करती है। जैसे ही आपने फ़ोन किया ये तुरंत जो डिटेल आपने दी भाई मेरा ये अकाउंट नंबर है और इस नंबर से आया था, तो वो उन दोनों अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं। जितना आप लेट करेंगे वो पैसे उस अकाउंट से आगे निकल के जा चुके होंगे, तो फिर उनको ट्रेक करना डिफिकल्ट है। जितना जल्दी आप फ़ोन करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि वो कर दें, क्योंकि जैसे आपने फ़ोन किया दोनों अकाउंट फ्रीज कर देंगे, वो पैसे वहीं आपसे रुक जाएंगे। जब जाँच पूर्ण हो जाएगी तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। 1930 पर फ़ोन करने के बाद फिर आता है अगला स्टेप, भाई अब हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। यहाँ तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब कंप्लेंट रजिस्टर, तो उसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर जैसे आप 1930 में फ़ोन करते हैं आपके पास एक टिकट नंबर आ जाता है, अपना टिकट नंबर डालिए, लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद टिकट नंबर डालिए। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को देंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। भाई किस नंबर से फ़ोन आया था या कोई लिंक आया था या कोई QR कोड आया था, वो सारी डिटेल स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे आप अपलोड करके सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो नज़दीक का साइबर पुलिस थाना होगा उस पुलिस थाने में आपकी कंप्लेंट चली जाएगी। फिर आपके पास मैसेज आ जाएगी कि आपकी कंप्लेंट इस थाने में चली गई है, तो आप अपनी हार्ड कॉपी जाके वहाँ उस थाने में दे सकते हैं। तो ये बात साइबर की है, एक टॉपिक वैसे तो
आपसे रूबरू होंगे। तो मैं साइबर अपराध से संबंधित अगर किसी का आप में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो नहीं तो फिर मैं अब जो अगला मेरा विषय है उस पर बात करूँ। तो जी प्लीज। जो साइबर क्राइम हमने एफआईआर में लॉन्च कर रही है, उसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं, या उसमें कोई पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसका अपडेट कहाँ से मिलेगा? मैम वो रेगुलर आपको अपनी उससे मिलेगा, क्योंकि साइबर क्राइम तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि इनका पता नहीं होता लोकेशन कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट दे दी वो एज इट इज़ पड़ी है, उस पर कंटिन्यूस प्रोसेस है, काम रेगुलर जारी रहता है। जैसे ही कोई अपडेट उसमें मिलती है आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि कई जगह इसमें टाइम लगेगा कि अभी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं, और अब कुछ टाइम बाद वो ये कह देते हैं कि बहुत टाइम निकल गया है, अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम जल्दी अरेस्ट होते हैं। तो इस केस में सर डुअल स्टेटमेंट्स आ रही है पुलिस का। कहाँ की बात है यही की बात है सर, पुणे सेक्टर से 8 सेक्टर में पहुंचा दी गई है, पहले बल्लभगढ़ गई है, फिर 8 सेक्टर चली गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। एक बार आप अपना नंबर एफआईआर का वो शेयर कर दें, एक बार मैं वेरीफाई करके और आपको स्टेटस अपडेट करता हूँ। सर ये 1930 मोबाइल से भी रीचेबल है कि लैंडलाइन से रीचेबल? नहीं, दोनों से हो जाता है, दोनों से हो जाता है सर, लैंडलाइन और मोबाइल को। 0103 सीधा हेल्पलाइन जैसे डायल क्या सर? जो हेल्पलाइन है 112 सीधा मोबाइल से डायल हो सकता है। हाँ बिल्कुल डायल हो सकते हैं, नहीं कुछ नहीं लगाना सर, डायरेक्ट लगाने के लिए है, पहले कोड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर आजकल एक और साइबर क्राइम फ्रीक्वेंटली हो रहा है, साइबर अरेस्ट का। जी एक बार उसके बारे में बताने की ये साइबर अरेस्ट जो आपने बताया, पूरे इंडिया में सबसे पहला केस अपने फरीदाबाद में हुआ था, एक छात्रा के साथ हुआ था। तो इसमें ये बेसिकली पार्सल स्कैम के नाम से हम इसको ज़्यादा जानते हैं कि फ़ोन आता है कि आपके नाम से पार्सल बुक हो रखा है और इस पार्सल में जो सामान है वो आपका अवैध है, भाई उसमें ड्रग्स है, जो भी वो बात करते हैं, कोकीन है या समथिंग और कोई है, भाई इसमें विस्फोटक सामग्री भी है, तो अलग अलग नाम लेके वो कॉल करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जो जांच एजेंसी है वो ऐसे फ़ोन नहीं करती है। फ़ोन करेगी, सिर्फ आपको सूचना देगी कि भाई आपके खिलाफ ये दरखास्त है या आप इस केस में वांछित हैं, भाई इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो आप फलां डेट को फलां टाइम पे इस स्थान पर आके अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन आपको कोई नहीं करेगा, ना ही वीडियो कॉल करेगा। उसके बाद वो आ जाते हैं, अगर आपको इससे बचना है तो आप इस अकाउंट में या इस QR कोड में पैसे भेज दें या इस लिंक में वो करते, तो कोई भी अधिकारी ऐसे पैसे की डिमांड नहीं करता है। तो आपको तुरंत उस टाइम अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये गलत है, और वो साइमल्टेनियसली फ़ोन करके करते हैं। अभी मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ, भाई कस्टम हम NCR में रह रहे हैं, या तो वो एयरपोर्ट की बात करेंगे या दिल्ली अपना मुंबई पोर्ट या अहमदाबाद पोर्ट या जो इधर की लगती है उधर से बात करेंगे, भाई गुजरात पुलिस से बात कर रहे हैं, मुंबई पुलिस से बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से, फिर वो तुरंत कह देते हैं कि आपकी कॉल CBI को कनेक्ट कर रही है। तो उस केस में आपको बताऊँ बहुत कम ऐसे रेयर केस हैं जहाँ पर एक केस की मल्टीपल एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, और वो भी विद परमिशन, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट या थ्रू कोर्ट, हाई कोर्ट बोल देंगे इस मामले की आप जांच करें, नहीं तो एक समय पर एक केस की एक ही एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है। और हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक प्रक्रिया है। भाई आप कहीं स्कूल्स में गए होंगे, वहाँ प्रैक्टिकल आपने किया हो, तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। हॉस्पिटल पे आप जाते हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, भाई फीस कटाई डॉक्टर के पास, तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी एक कानूनन प्रक्रिया है। ये नहीं कि आपको सीधा ही बोल देंगे कि ऑनलाइन रहे और हिले ना। तो जो भी जांच अधिकारी है वो सिर्फ आपको मोबाइल पर नोटिस सर्व करेंगे या सूचित करेंगे, फ़ोन पर नोटिस सर्व करेंगे, व्हाट्सएप से कर सकते हैं या मेल से करेंगे। इसके अलावा कोई ज़्यादा बातचीत को नहीं करेंगे। वो आपको आप ये कहेंगे फ़ोन
ज़्यादा डिस्कशन कर लें तो वो कहेंगे आप थाने में आ जाएं या चौकी में आ जाएं या हमारा EOW ऑफिस है या वो भी सरकारी कार्यालय है उसमें आए। तो एक आपके फ़ोन में ना ट्रू कॉलर इंस्टॉल होना चाहिए सभी के, क्योंकि MHA ने ट्रू कॉलर के साथ एक MOU किया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं लगभग लैंडलाइन, क्योंकि पुलिस के पास है, जैसे हमारे इंचार्ज साहब हैं, SHO साहब हैं, यहाँ भी हमारे सरकारी नंबर हैं, तो वो सरकारी नंबर आपको वहाँ पर ग्रे टिक के साथ मिलेंगे। और काफ़ी कॉल हैं जिसमें आप देखते भी होंगे कि ये मार्केटिंग का नंबर है या फ्रॉड है, अपडेट है। ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है, जैसे ही आप उसमें तुरंत लिख देते हैं भाई ये तो फ्रॉड था या बैंकिंग था, आपने उसको लिख के और रिमार्क डालकर उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो बैकएंड पे जाके डिस्प्ले होगा, उस नंबर से फिर फर्दर वो कॉल कहीं करेगा तो उसमें वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें आप लोगों की सहयोग हमें चाहिए कि आप लोग भी जागरूक होकर अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए दूसरों की भी भलाई इस माध्यम से आप कर सकते हैं। जी हाँ जी जैसे फोन आया किसी का, जी हमने सुना, उसने कहा कि इस मौके पे जाना, ये भी तो हो सकता है उसका क्रिमिनल क्राइम उसमें भी लेबोरेटरी और वो आपने ही बंदे बनाकर वहाँ के आपके साथ हो नहीं, चौकी में ऐसे कौन क्रिमिनल बैठा देगा मैडम? नहीं, जैसे वो क्रिमिनल माइंड है, उसने अपना सब कुछ कर लिया, जी। जैसे नकली पुलिस आ जाती है, सब कुछ होता है आज के टाइम पे, तो ये भी तो हो सकता है कि उसने अपना नहीं, देखो नकली पुलिस आ जाती है पर नकली पुलिस चौकी और पुलिस थाना सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। क्या मैम? केस हुए एक वीडियो भी आ रहे हैं ना कि जो साइबर अरेस्ट वगैरह का मामले था, उसमें तो थोड़ी पुलिस तो आती है, कस्टम वाले बैठा दिए, उससे बैठा दिए, कंप्लेंट वगैरह कर दिए, तो पहले कोई तो करना, कोई भी जांच अधिकारी वीडियो कॉल नहीं करेगा, तो आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा है आप वीडियो कॉल नहीं करनी। एक चीज मेरी और थी, आपने ये साइबर बताया रेडियो सीनियर सिटीजन के लिए अगला विषय भैया अभी क्वेश्चन का बाद में, और इसको हम 2-1 मिनट में समाप्त करेंगे। ना नहीं बैठे हैं तो बात हाँ बैठे, आप अपना जिज्ञासा रख सकते हैं, अपना अगर उसको ब्रीफ करके। तो एक साइबर अरेस्ट था, एक जो आपने बुजुर्गों को बताया सेक्सटोर्शन, एक नया वर्ड ये आया है, तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आपको अटेंड नहीं करें। जैसे आपने अननोन कॉल अटेंड की तो साथ के साथ आपके फ़ोन में एक बैकएंड पे APK भी इंस्टॉल हो जाती है, आप चाहकर भी उस कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते और वो फिर आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है। जब भी वो कॉल करता है वो सामने वाला म्यूट पोजीशन में होता है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चले जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। बुजुर्गों के मामले में ये होता है कि वो उनको एक धमकी देते हैं, वो एक डर वाली बात आती है कि आपकी छवि समाज में खराब की जाएगी, नहीं तो आप पैसे ट्रांसफर कर दें। महिलाओं के मामले में भिन्न भिन्न प्रकार की वो डिमांड रख सकते हैं। तो मैं साइबर क्राइम का विषय यहाँ बंद करता हूँ। अब एक दो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बोला था कि वरिष्ठ नागरिक, उसके ऊपर आता हूँ। तो एक जब जरूरत होती है तो कानून अपडेट होते हैं। भाई पहले कानून में प्रावधान नहीं था, उसको देखते हुए काफ़ी समस्याएं बढ़ी, तो एक नया कानून बना दिया गया, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। और उसके बाद उसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स आई। भाई आजकल क्या हो रहा है बैठो थोड़ा सा राइट तो जो ये अधिनियम है इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। भाई कुछ शिकायतें पुलिस के पास आ रही थी कि जो बुजुर्ग हैं भाई सारी उम्र तो उन्होंने मेहनत से किया, कमाया और अब अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दी, अब बच्चे हमारे टेक केयर नहीं कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों को भी बाउंड किया है कि उनकी भी ये जिम्मेवारी है, वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी टेक केयर करें। 2007 में ये किया, पर 19 में ये आ गया कि कुछ मामलों में
भाई लड़कियां ही हैं, उनके नाम प्रॉपर्टियां चली जाती हैं, फिर वो ध्यान नहीं रखते। तो 2019 में दामाद को भी बाउंड कर दिया। अगर बच्ची अपनी प्रॉपर्टी पे हिस्सा हक जाहिर करती है तो दामाद की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी बेटी की है। तो इसमें अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक दरखास्त देनी है। आपके जो उपमंडल अधिकारी यानी कि SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ पर एक आपको सिंपल एप्लीकेशन देनी है कि मैंने अपने प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, अब मेरा बच्चा मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। तो जो 60 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग हैं, वहाँ उन केसों में 90 दिन के अंदर उसका फैसला हो जाता है। और जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उस मामले में 60 दिन के अंदर वहाँ टाइम बाउंड है भाई, 60 दिन में वहाँ आपको फैसला मिलेगा ही मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक आप जब भी कोई विल करते हैं या अपनी प्रॉपर्टी डीड करवाते हैं, बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, तो एक लाइन वहाँ पर आप लिख देंगे ना कि मैं इस अरसे से ये अपनी जो जमा पूंजी है या जो भी मेरी संपत्ति है तो अपने बच्चे के नाम या जिसके भी नाम आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कि ये आगे मेरे बुढ़ापे में जो आगे मेरा जीवन है उसके जीवन यापन में मेरा ध्यान रखेगा, मेरी रोजी रोटी का ध्यान रखेगा, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। इस लाइन से लिखवाने का क्या फ़ायदा रहेगा कि जब कभी भविष्य में वो आपका ध्यान नहीं रखता और आपने अपनी एप्लीकेशन SDM कोर्ट में लगा दी तो वो फैसला आपके हक में आ गया तो वो कहीं भी चला जाए किसी कोर्ट में उसकी अपील लाई नहीं करेगी। अगर आपके केस में यहाँ कोई ऐसा केस आता है, SDM ने वो प्रॉपर्टी जिस बुजुर्ग के नाम थी और वो वापस रिवर्ट बुजुर्ग के नाम हो जाती है और फिर बच्चा उसकी अपील करता तो लोकल सेशन कोर्ट में भी उसकी अपील नहीं, हाई कोर्ट ही अपील होती है। अगर ये लाइन जो मैंने आपको बताया ये आप लिखवा देते हैं तो हाई कोर्ट में भी वो अपील लाइन नहीं करती है। और फरीदाबाद पुलिस ने बुजुर्गों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है जो हमारे यही कंट्रोल रूम में रहता है। वो स्पेशल सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 7290010000। और हमारी जो फरीदाबाद पुलिस की वेबसाइट है www.faridabadpolice.gov.in, जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज ओपन होगा, वहीं पर एक लिंक आता है रजिस्टर्ड एज ए सीनियर सिटीजन। जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, भाई बच्चे बाहर चले गए हैं, क्योंकि आज के दिन जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं वो इजी टारगेट है क्रिमिनल्स का, साइबर का भी और वैसे भी भाई उनके साथ क्राइम होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। भाई कई बार केस आता है कि मेड रखी थी, मेड ही उनको कुछ खाने में खिला के चली गई। तो इसलिए जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं वो ये ज़रूर ध्यान दें कि जो भी वो घरेलू नौकर, ड्राइवर या मेड अपने घर पे रखते हैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और एक सिंपल तरीका है आप उसका वेरिफिकेशन करने का, उसका जो एड्रेस आपने लिया उस पर 500 रुपये का मनी ऑर्डर कर दो। आपने मनी ऑर्डर कर दिया, अगर वो वहाँ पे जाके डिलीवर हो गया इसका मतलब वो एड्रेस ठीक है, अगर एड्रेस गलत है तो आपका मनी ऑर्डर वापस आ जाएगा। और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पेपर ले लिए गए, आधार, वोटर ID कार्ड ले ली, और आप उसके 3 सेट बनाएं, एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दें, एक RWA के पास होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए। और उसको भी पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं, RWA के पास भी, ताकि उसके मन में थोड़ा डर रहे, वो चाह कर भी कोई गलत हरकत ना कर पाए, क्योंकि उसके मन में ये डर रहेगा मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं पकड़ी जाऊँगी या जाऊँगा। तो ये आपको उसको बताना भी है भाई आपके ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ जमा करा दिए हैं जी। अब ये 2 विषय मेरे थे, वरिष्ठ नागरिक के लिए और साइबर का। इनसे किसी को कोई क्वेश्चन होगा हम सेशन के बाद लेंगे। आप मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं, जो भी इस क्षेत्र की आपकी समस्याएं हैं वो उनसे साझा कर सकते हैं और कैसे आप पुलिस के साथ मिलके हमारे समाज को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और सड़क दुर्घटना रहित बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें आप हमारा पूरा सहयोग भी करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा निरीक्षक मनोज जी को, प्रबंधक थाना सकराट को। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय स्पेशली संडे को निकाल कर इकट्ठा हुए हैं और एक पुलिस पाठशाला और गोष्ठी का आयोजन किया है।
वैसे तो मेरे साथी वीरेंद्र जी और सुरेंद्र जी ने दोनों चीज़ें बताई थी है, ट्रैफिक रूल्स में भी और साइबर के लिए भी। इन दोनों में मैं एक एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले तो जो सरकार ने 112 आपके लिए स्टार्ट किया है वो आपने फ़ोन में रजिस्टर्ड कर लीजिए। 112 में आप अपनी डिटेल सारी रजिस्टर्ड कर लेंगे। इन केस इमरजेंसी में आपको कॉल करना पड़ा तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। वो सिर्फ आपको क्राइम बताना है कि ये क्राइम हुआ है, तो आपका जो समय है वो बच जाएगा। और पुलिस भी इजीली उस पर पुलिस 5 मिनट 7 मिनट के अंदर भेज देंगे। आप अपनी डिटेल वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो पहले वो आपकी सारी डिटेल लेते हैं, जब तक 5 से 4 मिनट या 2 मिनट आपकी वेस्ट हो जाती है। तो ये प्ले स्टोर पे भी ये ऐप है, वहाँ से भी आप अपनी डिटेल, जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, बुढ़िया है, लड़का है कि लड़की है, सभी अपने बुजुर्ग है अपने फ़ोन में रजिस्टर्ड करें। एक बात। दूसरी जो हमारे ट्रैफिक से संबंधित बताई थी कि चालान होते हैं, सरकार का टारगेट इन चालानों से पैसा इकट्ठा करने का नहीं है। उनका मेन मोटिव है कि जब हम इस तरह के फाइन लगाए जाते हैं तो लोग ट्रैफिक की अवहेलना नहीं करेंगे। तो ट्रैफिक के नियम है, उनकी अवहेलना नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा और सेफ्टी रहेगी। सिर्फ सरकार का टारगेट ये होता है। तो लोगों के दिमाग में धारणा पड़ी हुई है, पुलिस दिख गई सीट बेल्ट लगा लिया, पुलिस दिख गई हेलमेट पहन लिया। ये पुलिस के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो इसलिए ये आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करें, पुलिस के लिए यूज़ ना करें। तो फाइन भी इसलिए किया हुआ है ताकि डर की वजह से आप ये चीज़ें पहने और आपके घर में किसी के परिवार में रिश्तेदारी में इस तरह की दुर्घटना ना हो। तो ये तो रहा था ट्रैफिक से। दूसरा हमारा जो साइबर से था, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जो इन्होंने बता भी दिया है। पुलिस कभी भी ऑनलाइन या वीडियो कॉल के थ्रू किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती। पुलिस सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर सकती है, क्या तो आपको नोटिस देगी या आपको जल्दी बुलाना है तो आपको फोन करके पुलिस स्टेशन या चौकी में बुलाएगी या EOW जो भी हमारी साइबर के थाने उसमें बुलाएगी। समय दिया जाएगा, जगह का नाम बताया जाएगा और ये जगह प्लान नहीं की जा सकती। ये आज नहीं बना हुआ है, ये सालों से चीज़ें बनी हुई है। सबको पता है पुलिस स्टेशन कहाँ है, चौकी कहाँ है, EOW ब्रांच कहाँ है, CP ऑफिस कहाँ है, ACP ऑफिस कहाँ है। ये आज के दिन नहीं बनी हुई है, ये पहले से बनी हुई है। तो पुलिस जब भी बुलाती है तो आपको लोकेशन में बुलाने का मतलब यही होता है कि आप अपना जो पक्ष है वो रख लें, ना कि आपको हरेसमेंट करने के लिए बुला रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए बुला रहे हैं। और जो ये ऑनलाइन कॉल करते हैं वो आपको फ़ोन पे ही वीडियो कॉल के थ्रू ही सारी चीज़ें करते हैं। वकील भी वहीं आता है, पुलिस स्टेशन भी वहीं आता है, CBI भी वहीं आ जाती है और भी एजेंसी वहीं भी आ जाती है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी एजेंसी एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में ऐसे केस ट्रांसफ़र नहीं होता। एक नियम है, एक कानून है, ट्रांसफ़र करने के लिए समय लगता है। तो वो सारी फेक कॉल होती है, उनको यूज़ ना करें। दूसरा, फेक कॉल उठानी नहीं है, फिर भी कभी किसी के पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है तो कैमरा ऑन ना करें। कैमरा ऑन करते ही आपका चेहरा कैप्चर हो जाता है और उसके साथ फिर आपकी दूसरी फ़ोटो एडिट हो जाती है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई आपको लग रहा है उठानी भी है और ऐसी कोई कॉल वीडियो आ भी जाती है तो आप अपना कैमरा ऑफ करके रखें। वीडियो कॉल पे आप अपना चेहरा ना दिखाएं अननोन नंबर के साथ। तीसरा जो मेरा इशू था, जो मेरा मुद्दा था, जो इन लोगों ने भी बताया, नशा का। मैं एक नशा का पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। समय कम है इसलिए थोड़ा कुछ बताऊँ। आप अपने घर में रहते हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसके साथ बैठता है, किसके साथ नहीं बैठता। हमें तो वो बहुत देर बाद में पता चलती है कौन नशा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पर आपको तो आपका बच्चा शाम को नशा करके आ रहा है तो आपको उसी दिन पता चल जाता है कि मेरा बच्चा आज किस तरह का नशा करके आ रहा है। तो आप इसमें सचेत रहें, अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें, आजू बाजू में भी ध्यान रखें, इस तरह का नशा ना हो। नशा करेगा तो अपना तो नुकसान करेगा, साथ में है ना परिवार का भी डेवलपमेंट भी रुक जाता है और परिवार में कलेश आना शुरू हो जाता है। नशा काफ़ी प्रकार का होता है। कुछ नशे ऐसे हैं जो सरकार ने, जैसे कि आपकी अल्कोहल है तो सरकार की मान्यता, पर कुछ नशे ऐसे भी हैं, सूखे नशे जो प्रतिबंध है पर फिर भी चोरी छुपे वो बिक जाते हैं और बच्चे उनके सेवन करने लग जाते हैं और परेशानी शुरू हो जाती है। पुलिस किसी भी तरह के नशे को प्रोत्साहित नहीं करती है, ना उसके बिकवाने में, ना किसी तरह के ऐसे करने में। जैसे ही आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आप पुलिस स्टेशन में, चौकी में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आपका नंबर किसी को साथ भी शेयर नहीं की जाएगा कि भाई इस आदमी ने हमें ये नंबर बताया है, आपके खिलाफ हम ये एक्शन ले रहे हैं। आपका नंबर गोपनीय रखा जाएगा और हम अपने तरीके से उस पर एक्शन ले लेंगे।
किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे नशा हो, किसी भी तरह का क्राइम हो, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। फ़ोन नंबर हर प्लेटफॉर्म पे है, SHO के चौकी इंचार्ज के हर प्लेटफॉर्म पे नंबर है, फिक्स नंबर होते हैं, ये नंबर कभी चेंज नहीं होते हैं। SHO चाहे चौकी इंचार्ज चाहे इंचार्ज चेंज हो सकते हैं, पर नंबर चेंज नहीं होंगे, नंबर वो के वो ही रहेंगे। जो एक नंबर अलॉट कर दिया सरकार ने, वो नंबर ही रहेगा। और जैसे इन्होंने पहले भी बताया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरकारी कॉल करती है तो स्क्रीन पे ट्रू कॉलर में पूरी स्क्रीन ग्रीन में लिखी आ जाती है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फ़ोन है। जो रेड में आ जाती है वो फेक कॉल है। सिंपल सा इसके तरीके को ध्यान रखें। फिर भी काफ़ी आईफोन है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती, पर उसमें थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को कुछ विषय है तो रख लेते, नहीं तो आप क्लोज कर देते। एक सॉन्ग चलेगा, ठीक है? खड़ा होना है। बहुत बहुत आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो तो है ही। सुनाई नहीं देगा? नहीं, आवाज इतनी है। अच्छा, आप खुद ये किसी ने लिखा है, एक मिनट, नशे के जागरूकता करने के लिए एक सॉन्ग है, उसके बाद हमारा साथ का बहुत छोटा सा भोजन और फिर समापन है इसका। आप डेली बना दें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। क्योंकि जो आज नशा है इतना बढ़ चुका है, जितना हमारे देश ने विकास नहीं किया, नशा ने इतना विकास कर चुका है। और 40 साल से पहले हमारे युवा नशे के कारण मौत को छू रहे हैं। उसको रोकने के लिए कैसे कैसे हमारे शरीर को नुकसान करता है, कैसे कैसे हमारे परिवार को तोड़ता है, कैसे कैसे हमारे शरीर में बीमारियां लाता है, एक सॉन्ग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। नशा छोड़ो और जिंदगी बचा लो, सुन लो सब नर नारी। युवा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। शराब का नशा यू सब तय माड़ा, सारा घर बिकवा देगा। भाईचारे में बैठे को ना बिना बात लड़वा देगा। एक भी चीज न घर में रहने दे, सारा ने बिकवा देगा। शराब का नशा यू सब तय माड़ा, सारा घर बिकवा देगा। भाईचारे में बैठे को ना बिना बात लड़वा देगा। एक भी चीज न घर में रहने दे, सारा ने बिकवा देगा। सारा घर का नाश कर दिया, जिंदगी खो दी सारी। युवा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। बुकी फीम सरस की सुन लो, सब ते माड़ी हो ऐसे। सारा शरीर का खून फूक दे, बिना बात फिर रो ऐसे। मात पिता की आंख में आंसू, सारी उम्र भी हो ऐसे। भूखी फीम सरस की सुन लो, सब ते माड़ी हो ऐसे। सारा शरीर का खून फूक दे, बिना बात फिर रो ऐसे। मात पिता की आंख में आंसू, सारी उम्र भी हो ऐसे। अरे युवा नशा छोड़ो रे, पढ़ने की कर लो तैयारी। युवा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी। बीड़ी
सिगरेट गुटका तमाकू या सैलत रे माड़ी शरीर न अंदर त फूके बाहर न आवे बीमारी कैंसर टीबी घातक बीमारी शरीर में पड़ जाए भारी बीड़ी सिगरेट गुटका तमाकू या सैलत रे माड़ी शरीर न अंदर त फूके बाहर न आवे बीमारी कैंसर टीबी घातक बीमारी शरीर में पड़ जाए भारी यो नसर छोड़ो मिलकर कर लो तैयारी युवा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी सात दिन प्रतिदिन भाइयों बढ़ने लागरी बीमारी नशा छोड़ो रे जिंदगी बचा लो भारत के नर नारी कह गुरुदेव बड़ सिकरी बसवा टीम कैरी सारी नशा दिन प्रतिदिन भाइयों बढ़ने लागरी बीमारी नशा छोड़ो जिंदगी बचा लो भारत के नर नारी कह गुरुदेव बड़ सिकरी बसवाटी में कैरी सारी यारा को नशा मुक्त करेंगे मिलकर कर लो तैयारी युवा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाके नशा बीमारी जय हिंद जय भारत जय आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करूँगा कि इतना समय आपने आज हमारी पुलिस की पाठशाला में दिया और ये आशा भी करूँगा और आपसे अपेक्षा भी कि जो चीज़ें हमने आपको बताई तो ये 4 विषय आप लोगों के साथ साझा किए तो ये जानकारियाँ अपने तक सीमित न रख के आप अपने घर परिवार के सदस्य अगर कोई अपना व्यवसाय कर रहा है अपने वर्कर को उनको सभी को ये दें और ये हमारी सबकी एक साझी जिम्मेवारी है कि हम अपने पहले सेक्टर 7 से और फिर अपने फरीदाबाद से और जो हमने मुहिम छेड़ी है हरियाणा को नशा मुक्त अपराध मुक्त और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने की उसमें आपका सहयोग हरियाणा पुलिस को मिले ये मैं उम्मीद करूँगा। और अब एक 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और एक प्रतिज्ञा लेंगे क्योंकि मौन हम उन आत्माओं के लिए जो आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं में हमारे से भी चली गई और जो नशे में आदी होने के कारण स्वर्ग से तार गए उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दो मिनट का मौन रहेगा और फिर आप उसके बाद बैठ जाएंगे। ओम के साथ हम अपना मौन व्रत एक बार शुरू करेंगे और जैसे मैं ओम का पुनः उच्चारण करूँ तो मौन व्रत हमारा खत्म होगा। ओम मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपना दाहिना हाथ सभी आगे कर लें। एक प्रणम लेंगे सभी, मेरे साथ बोलेंगे। मैं प्रण लेता हूं कि यातायात नियमों का पालन करूंगा,
सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है उसकी सूचना पुलिस को डायल 112 पर दूंगा। मेरे साथ या अन्य किसी के साथ कोई भी साइबर अपराध घटित होता है उसकी सूचना तुरंत 1930 पर दूंगा और अपने समाज को नशा मुक्त करने के लिए अवैध नशे का व्यापार करने वालों की सूचना 90-508 91-508 कर दूंगा और अपनी नैतिक जिम्मेवारियों का पालन करते हुए अपने समाज के उत्थान के लिए हरियाणा पुलिस का नशा मुक्त अपराध मुक्त और सड़क दुर्घटना मुक्त करने में सहयोग दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। आपके लिए छोटा सा क्योंकि आपकी कलम में बहुत दाम है। ये अशोक जी और अंकित जी अलग अलग किस्म के स्कूल में बोला मेरा भाई बोला एक पैन नहीं दिखाना, पैन में भी दे रहा हूँ एक, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेन है ना, ये भी पेन है पर ये सिगरेट है, ई सिगरेट बोलते हैं, ये नशा है। तो आप अपने बच्चों के दादा दादी बन गए, पोता पोती जो है ना उनके बैगा में चेक करो करा करो, अगर ऐसी तरीके का मिले तो नू सोच ली ये बच्चा रात में दिन में नशा कर रहा है और कमरे में दे ऐसी खुशबू होगी जैसे परफ्यूम की आती है। तो ध्यान रखें, इतने प्रकार के नशे हो गए जब भी पुलिस की पाठशाला लगाने की जरूरत पड़ी है। अभी 10 मिनट हमारा साथ चलेगा और उसके बाद एक सूचना मैं दे देता हूँ। हाँ जी, ठीक, इस हमारा साथ उद्बोधन के बाद सभी हम नीचे अल्पाहार, ठीक है, भोजन की व्यवस्था सभी लेके जाएंगे। मनोज शर्मा, हाँ गौतम प्रसाद, मनोज शर्मा जी को किसी कारणवश जल्दी जाना पड़ा और कल से प्रवचन जो है ना 8:30 से रोजाना रहेंगे। प्रवचन की श्रृंखला कल से कंटिन्यू रहेगी। ये सूचना कृपा हमारा साथ केवल 5 मिनट लेंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं सटीक का